नमस्कार दोस्तों। 1970 में एक फिल्म रिलीज होती है मेरा नाम जोकर, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों राज कपूर ही होते हैं। ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है जिसे बनने के लिए 6 साल लग जाते हैं और इसके प्रोडक्शन के लिए वो अपने घर और एसेट्स तक को भी गिरवी रख देते हैं। पर जब ये फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल फेलियर साबित होती है। इस फिल्म का टोटल बजट उस वक्त 1 करोड़ होता है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 80 लाख ही कमा पाती है। तो पैसे रिकवर करने के लिए राज कपूर इस फिल्म के राइट्स सोवियत यूनियन में एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 15 लाख में बेच देते हैं और 1972 में जब ये फिल्म वहां रिलीज होती है तो ब्लॉकबस्टर साबित होती है। सोवियत यूनियन में फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 16.81 करोड़, जिसे अगर आज के इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो होते हैं 1059 करोड़। पर जैसा कि राज कपूर ऑलरेडी इस फिल्म के राइट्स 15 लाख में बेच चुके होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से और ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते थे। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर है, जहां हर साल 20 लैंग्वेजेस में अराउंड 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। 2019 का डेटा देखें तो इंडिया में टोटल 2446 फिल्म्स बनी थी। इसी साल जनवरी में पठान मूवी रिलीज होती है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म का टोटल बजट था 270 करोड़, पर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है 1050.3 करोड़। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स 150 करोड़ में सेल किए और म्यूजिक राइट्स 30 करोड़ में। शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली, बल्कि 60% प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट किया था। तो जब मेकर्स का टोटल प्रॉफिट 333 करोड़ होता है तो शाहरुख खान को 200 करोड़ मिले थे और जो रिमेनिंग 40% प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर में शेयर हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्में इतना पैसा कैसे कमाती है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप ये जानते ही होंगे कि एक फिल्म बनाने में बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट राइटर और बहुत से आर्टिस्ट। और हिंदी फिल्में तो गाने के बिना अधूरी होती है, तो उसके लिए लिरिक्स राइटर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन सबको अपने अपने काम के पैसे प्रोड्यूसर से मिलते हैं और जब फिल्म बनके कंप्लीट हो जाती है तो प्रोड्यूसर उस फिल्म के राइट्स बेचकर अपने पैसे कमाता है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो फिल्में 4 स्टेजेस में बनती है। पहला होता है डेवलपमेंट। यहाँ मूवी की स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं और फिल्म का बजट एस्टिमेट किया जाता है। इवन शूटिंग लोकेशन भी डिसाइड की जाती है कि कौन से एक्टर या एक्ट्रेस इस फिल्म में काम करेंगे। दूसरा स्टेज आता है प्री प्रोडक्शन। यहाँ भी शूटिंग लोकेशन और कास्ट डिसाइड किया जाता है, अगर पहले ही डेवलपमेंट के स्टेज में डिसाइड ना किया हो तो। ट्रैवल और एकोमोडेशंस के अरेंजमेंट किए जाते हैं और शूटिंग लोकेशंस के लिए परमिट भी लिए जाते हैं। अगर डेवलपमेंट में ड्राफ्ट स्क्रिप्ट होती है तो यहाँ उसे फाइनलाइज किया जाता है। इस स्टेज में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टंट कोऑर्डिनेटर, कोरियोग्राफर और म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी हायर किया जाता है। जहाँ शूटिंग होती है वहाँ का सेट भी डिजाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि प्री प्रोडक्शन में ही सारे डिसीजंस फाइनलाइज हो जाते हैं और बाद में उन्हें चेंज नहीं किया जाता। प्री प्रोडक्शन में सिर्फ ये जाना जाता है कि शूटिंग के पहले सब कुछ परफेक्ट और रेडी है कि नहीं। बाद में भी अगर कुछ ठीक ना लगे तो उसे चेंज किया जा सकता है। तीसरा स्टेज आता है प्रोडक्शन का, जहां फिल्म की एक्चुअल शूटिंग होती है। यही वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइट टेक्नीशियंस और ऑडियो टेक्नीशियंस का होता है। डायरेक्टर को बताए हुए टाइम और बजट में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करनी होती है। और लास्ट स्टेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ शूट की हुई फिल्म को एडिटिंग के लिए भेजा जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो फिल्म आप थिएटर में 2 या 3 घंटे की देखते हो उसकी एक्चुअल लेंथ भी उतनी ही होती है। एक्चुअल मूवी की लेंथ अक्सर ज्यादा ही होती है, जिसे बाद में एडिट करके उसकी लेंथ को कम किया जाता है। बात करें अगर लगान मूवी की, तो इस फिल्म का फर्स्ट कट फुटेज 7 आवर्स और 30 मिनट्स जितना लंबा था, लेकिन बाद में इसे एडिट करके 3 आवर्स और 44 मिनट्स जितना ही रखा गया। पोस्ट प्रोडक्शन में और भी काम होते हैं, जैसे कि साउंड इफेक्ट्स, डबिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक एडिटिंग, वीएफएक्स एडिटिंग और सीजीआई। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन के साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चल रहा हो। फिल्म के 4 स्टेजेस में बहुत सा पैसा खर्च होता है, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस की फीस, डायरेक्टर की सैलरी, क्रू की सैलरी, रेंट और परमिट की फीस। और इतना ज्यादा पैसा किसी एक इंसान के पास हो पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर होता भी है तो वो अकेला रिस्क लेना नहीं चाहेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो ये पैसा लगाती है उन्हें प्रोडक्शन कंपनीज कहा जाता है। और कभी कभी तो फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज्यादा प्रोडक्शन कंपनीज भी हो सकती है।
जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ माना जाता है, जिसे प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज थी धर्मा प्रोडक्शन, प्राइम फोकस, स्टारलाइट पिक्चर्स और स्टार स्टूडियोज। लेकिन अगर फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई सिंगल पर्सन ही पैसा लगाता है तो उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसा कि 2007 में एक फिल्म आई थी भेजा फ्राई, जिसका टोटल बजट था 60 to 70 लाख, जो कोई भी रिच पर्सन आसानी से अफोर्ड कर सकता था। इसीलिए इस फिल्म को एक इंडिविजुअल पर्सन ने ही प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था सुनील दोषी। एक्चुअली प्रोड्यूसर भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही होता है, जिसका प्रॉफिट या लॉस इस बात पे डिपेंड करता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। और जो ये पैसा प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को बनाने में इन्वेस्ट करती है, उसे कहा जाता है फिल्म का बजट। फिल्म को थिएटर में आने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि जब कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट शो होता है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। एक्चुअली मूवी कंप्लीट होने पर मेकर्स अपनी मूवी को इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन के लिए सीबीएफसी को सबमिट करते हैं। फिल्म के कंटेंट को देखकर सीबीएफसी उसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन देती है, जैसे कि यू मतलब यूनिवर्सल, यूए मतलब पेरेंटल गाइडेंस, ए मतलब रेस्ट्रिक्टेड या एस मतलब स्पेशल। हालांकि सीबीएफसी सर्टिफिकेट उन्हीं फिल्म्स को लेना पड़ता है जिन्हें थिएटर में या टीवी पर रिलीज करना होता है, उन्हें नहीं जिन्हें डायरेक्ट इंटरनेट पर या ओटीटी पर रिलीज करना होता है। इसलिए जो मूवीज और वेब सीरीज डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होती है, उन्हें सीबीएफसी का सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता। लेकिन ओटीटी पर रिलीज हुई मूवीज को स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पर एक सेल्फ इवेल्युएटेड सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, जिसमें कंटेंट का नेचर लिखा होता है और उन्हें अपने कंटेंट को 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है, जो है यू मतलब यूनिवर्सल, UA7+, UA13+, US16+ और एडल्ट। ये इसलिए होता है ताकि व्यूअर कंटेंट का नेचर स्टार्टिंग में पता लगा सके और डिसाइड कर सके कि उसे वो कंटेंट देखना है या नहीं। तो अब फिल्म बन के रेडी हो चुकी है और अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। इस फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। अलग अलग टेरिटरी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इंडिया में हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल 11 सर्किट्स है, जिनके नाम है बॉम्बे सर्किट, दिल्ली सर्किट, निजाम सर्किट, ईस्ट पंजाब सर्किट, ईस्टर्न सर्किट, सीपी बैरार सर्किट, सेंट्रल इंडिया सर्किट, राजस्थान सर्किट, मैसूर सर्किट, तमिलनाडु सर्किट और आंध्रा सर्किट। ये सभी सर्किट्स फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग रीजन्स को कवर करते हैं। अगर कोई बिग बजट फिल्म है तो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, जो फिल्म को इंडिया के बाहर की कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। पर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर एक भी हो सकते हैं, जैसे कि यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस। हालांकि वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग बजट रखते हैं। प्रोड्यूसर फिल्म को मेनली 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। पहला होता है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिल्म के राइट्स के लिए प्रोड्यूसर को एक फिक्स मिनिमम अमाउंट उनके एग्रीमेंट के हिसाब से पहले ही दे देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। इस फिक्स्ड अपफ्रंट अमाउंट को मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कहा जाता है। और फिल्म अगर अच्छा परफॉर्म करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर को शेयर देना पड़ता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म का सोल ओनर नहीं होता। सपोज किसी फिल्म के राइट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम अमाउंट 100 करोड़ पहले ही प्रोड्यूसर को दे देता है, और अगर फिर बाद में फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है और डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल कलेक्शन होता है 150 करोड़, तो डिस्ट्रीब्यूटर 100 करोड़ जो उसका कॉस्ट है प्लस 20% एक्स्ट्रा जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब 120 करोड़ अपने पास रखेगा। और जो रिमेनिंग 30 करोड़ है वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के बीच में उनके एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर होता है, जो जनरली 50-50 ही होता है। लेकिन अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और डिस्ट्रीब्यूटर का कलेक्शन सिर्फ 80 करोड़ ही होता है, तो उसे 100 करोड़ का कॉस्ट माइनस 80% जो कलेक्शन हुआ है और माइनस 20 करोड़ जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एक्सपेंस हुए हैं, तो उसे अराउंड 40 करोड़ का टोटल लॉस होता है। तो मिनिमम गारंटी रॉयल्टी सिस्टम एक तरह से प्रोड्यूसर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि रिस्क सिर्फ उसका अकेले का ना रहे बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर भी शेयर करे। फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, प्रोड्यूसर को अपना एमजी अमाउंट मिल ही जाता है। दूसरा होता है आउटराइट सेल। इसमें प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को एक फिक्स अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट दोनों डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेता है और वो खुद एकदम सेफ हो जाता है। इसमें सारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है, क्योंकि अब वो फिल्म का ओनर बन चुका होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म का प्रमोशन और मार्केटिंग का एक्सपेंस भी करना पड़ता है। सपोज कोई फिल्म अगर 100 करोड़ में बनती है और प्रोड्यूसर उसके राइट्स 150 करोड़ में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है, और फिल्म अगर अच्छा परफॉर्म करती है और प्रॉफिट कमाती है सपोज 500 करोड़, तो वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी अपने 150 करोड़ ले चुका है, तो अब वो प्रॉफिट में से और ज़्यादा शेयर क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन फिल्म अगर अंडर परफॉर्म करती है और फिल्म का कलेक्शन 70-80 करोड़ ही हो पाता है, तो वो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूटर को ही सहना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कमीशन बेसिस। इसमें प्रोड्यूसर फिल्म को बेचता नहीं है। यहाँ प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करता है ताकि वो फिल्म को थिएटर तक पहुंचा सके, और बदले में प्रोड्यूसर उसे रिलीज एक्सपेंस के साथ साथ
डिस्ट्रीब्यूटर के शेयर का 7 to 8% कमीशन भी देता है। हालांकि ये कमीशन परसेंटेज उनके एग्रीमेंट के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और ये तरीका जनरली उन फिल्म्स के लिए यूज होता है जहां लो स्टार कास्ट यूज होती है। यहाँ प्रोड्यूसर का रिस्क बहुत बड़ा होता है और प्रोड्यूसर ही मार्केटिंग और प्रमोशन में पैसा खर्च करता है। फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन देना ही पड़ता है। इन सब के साथ साथ एक और तरीका भी होता है रेवेन्यू शेयरिंग का, जहां प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच रेवेन्यू शेयर करने का एग्रीमेंट होता है। वो एक फिक्स परसेंटेज में होता है और यहाँ रिस्क के साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों को शेयर करना पड़ता है। कभी कभी बड़ी फिल्मों में जब टॉप लेवल के एक्टर्स होते हैं तो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये एक्टर की इमेज और फैन फॉलोइंग पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में एक्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग डील कर लेते हैं। यहाँ एक्टर भी एक तरह से को प्रोड्यूसर बन जाता है, जिससे कि सारा रिस्क सिर्फ प्रोड्यूसर का ही ना हो, एक्टर का भी हो। माना जाता है कि आमिर खान अपनी फिल्म्स के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते, बल्कि वो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट पे काम करते हैं, जहां अगर फिल्म को प्रॉफिट हुआ तो वो 50 से 80% प्रॉफिट का शेयर लेंगे और अगर लॉस हुआ तो उन्हें कोई भी फीस नहीं मिलेगी और उन्हें लॉस भी उठाना पड़ेगा। हालांकि ये डील सिर्फ ए ग्रेड एक्टर्स के साथ ही की जाती है जिन्होंने पास्ट में कोई सुपरहिट फिल्में दी हो। प्रोड्यूसर किसी भी नए एक्टर के साथ ये प्रॉफिट शेयरिंग डील नहीं करता, बल्कि वो उसे एक फिक्स फी दे देता है। एक हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है जहां प्रोड्यूसर सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स को ही डिस्ट्रीब्यूटर को एक फिक्स अमाउंट पे सेल करता है और सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ओटीटी राइट्स को कमीशन बेसिस पे सेल करता है। यहाँ वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का भी यूज कर सकता है। तो फिल्म अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ चुकी होती है और अब बारी आती है उसे थिएटर तक पहुंचाने की। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म्स को सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है, जहां से वो थिएटर ओनर्स या एग्जीबिटर्स के पास जाती है। थिएटर में फिल्म्स आने के बाद वहां जो भी कलेक्शन होता है वो थिएटर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचता है, अब हम वो जानेंगे। जब मूवी थिएटर में आती है और जिस विंडो से आप टिकट खरीदते हैं उस विंडो को कहा जाता है बॉक्स ऑफिस, और सारे बॉक्स ऑफिस पर टिकट से जितना भी कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है मूवी का टोटल ग्रॉस कलेक्शन या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन ये सारा कलेक्शन सिर्फ थिएटर का ही नहीं होता। आपने देखा ही होगा कि जब आप किसी फिल्म की टिकट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी का चार्ज भी होता है। अगर फिल्म की टिकट का प्राइस 100 रुपीज से कम है तो 12% जीएसटी, और अगर 100 रुपीज से ज्यादा है तो 18% जीएसटी लगता है। तो फिल्म के टोटल ग्रॉस कलेक्शन में से ये जीएसटी अमाउंट जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो माइनस करने के बाद जो टोटल बचता है उसे हम कहते हैं टोटल नेट कलेक्शन। और अगर ये नेट कलेक्शन फिल्म के टोटल बजट से ज्यादा होता है तो फिल्म को प्रॉफिटेबल मान लिया जाता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जो टोटल नेट कलेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स के बीच में किस तरह से शेयर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि थिएटर्स दो तरह के होते हैं, सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जो नेट कलेक्शन होता है उसमें से 20 से 25% थिएटर ओनर्स का होता है और 70 to 75% उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता और शायद इसीलिए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन बात करें अगर मल्टीप्लेक्स की तो यहाँ का नेट कलेक्शन कुछ इस तरह से शेयर होता है। फर्स्ट वीक में थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर 50-50 होता है, सेकेंड वीक में ये शेयर 60-40 होता है और थर्ड वीक में 70-30। पर थर्ड वीक से कांस्टेंट 30% ही रहता है, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। हालांकि ये परसेंटेज चेंज भी हो सकते हैं। फिल्म अपना मेजर प्रॉफिट पहले वीक में ही कमा लेती है, फिर भी जितने ज्यादा टाइम तक फिल्में मल्टीप्लेक्स में रहेंगी उतना ही ज्यादा फायदा मल्टीप्लेक्स को होता है, क्योंकि यहाँ हर वीक थिएटर का शेयर बढ़ते रहता है। अब हम ये देखेंगे कि फिल्म्स को हिट या फ्लॉप किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। बात करें अगर अर्ली 2000s की तो फिल्म्स हिट है या फ्लॉप ये इस बात पे डिपेंड करता था कि फिल्म कितने टाइम तक या कितने वीक तक थिएटर्स में रहती है। लेकिन मल्टीप्लेक्स आने के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब फिल्म्स हिट है या फ्लॉप ये डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर तय करता है। जो नेट कलेक्शन है उसमें से एग्जीबिटर या थिएटर ओनर्स का शेयर माइनस करने के बाद जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होता है। अगर वो फिल्म के बजट से ज्यादा होता है तो फिल्म को हिट माना जाता है और अगर फिल्म के बजट से कम है तो फिल्म को फ्लॉप माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कई बार फ्लॉप फिल्में भी अपना प्रॉफिट कमा लेती हैं, पर यह भी जरूरी नहीं कि फिल्म ने अगर अपने बजट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो वो हिट मानी जाएगी, या फिल्म ने अपने बजट से कम पैसे कमाए तो वो फ्लॉप मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान की रेस 3 फिल्म को ही ले लीजिए। ये फिल्म 2018 में आई थी जिसका बजट था 180 करोड़, लेकिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 300 करोड़, बट ये फिल्म आज फ्लॉप कंसीडर की जाती है। वहीं दूसरी और राज कपूर की फिल्म जो 1970 में आई थी मेरा नाम जोकर, वो बॉक्स ऑफिस पर तो फेल हो गई लेकिन आज उसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि कई बार फिल्में रिलीज होने से पहले ही अपना प्रॉफिट कमा लेती है या फ्लॉप होने के बावजूद भी अपना पैसा रिकवर कर लेती है। यहाँ क्या होता है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, ओवरसीज राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ओटीटी राइट्स को सेल कर देते हैं, जिसका अमाउंट ही फिल्म के बजट से ज्यादा होता है। तो फिल्म ने ऑलरेडी अपने रिलीज होने से पहले प्रॉफिट कमा लिया होता है और अब जो थिएट्रिकल रेवेन्यू आएगा वो तो एक्स्ट्रा बोनस होगा।
हालांकि सभी फिल्में ऐसा नहीं कर पाती है, कुछ फिल्म्स को एक्चुअल लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।